जय मिथिला। नमस्कार। एखन अहाँ सब देख रहल छी मधुबनी गुड न्यूज। हम अहाँ सबके स्वागत करै छी मधुबनी गुड न्यूज में। हम अहाँ सबके बता दी जे आइ मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के ई खबर छै। महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय शिवनंदन मिश्रा स्मृति दिवस पर प्रतिमा के भेल अनावरण। कुलपति व विद्यावक अन्य गण्यमान्य व्यक्ति केलनि अनावरण। प्रतिमा के अनावरण करैत मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक श्री नीतीश मिश्रा, कृपानाथ पाठक, विनोद सिंह, अतिथिगण सब। झंझारपुर प्रखंड के भैरव स्थान स्थित शिवनंदन नंद किशोर मिश्र विद्यालय संस्थापक शिवनंदन मिश्रा के प्रतिमा के अनावरण मंगलवार को कैल गेल। विद्यालय परिसर में महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय शिवनंदन मिश्र के 19वीं स्मृति दिवस पर प्रतिमा के अनावरण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुल सचिव मुश्ताक अहमद, पेंशन अधिकारी सुरेश पासवान, विधायक सह मंत्री नीतीश मिश्रा, पूर्व एमएलसी विनोद सिंह, दिलीप चौधरी, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व डॉक्टर हीराकांत झा, कॉलेज संस्थापक सचिव केशव किशोर मिश्रा सहित गण्यमान्य लोग सब के अवसर पर आयोजित समारोह के अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह विधायक श्री नीतीश मिश्रा केलनि। मंच संचालन प्रोफेसर ईश्वरनाथ झा केलनि। कार्यक्रम के शुरुआत छात्र स्तुति सपना राखी जूली स्वागत गान जय जय भैरव अश्रु भयावन गाय को केलनि। ओकर बाद इंटर कॉलेज के प्राचार्य ललित नारायण झा कुलपति के सम्मान पत्र पढ़कर सौंपलथि। ओकर बाद गिरिधर झा विधायक नीतीश मिश्रा के सम्मान केलथि, काव्य पाठ केलनि। मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर सिंह कहला कि सीधे सुना रहल छी जे अतिथि सब की कहला। खास करके मुख्य कुलपति जी जे छलाह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, हुनका से सीधा संवाद सुनाबै छी अहाँ सबके, तो सुनल जाओ अपने ई सब। मंच की शोभा बढ़ा रहे पूर्व पार्षद आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी, पूर्व पार्षद प्रोफेसर दिलीप चौधरी जी, पूर्व मंत्री रह चुके बिहार के आदरणीय कृपानाथ पाठक जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद, पेंशन पदाधिकारी पासवान जी, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उद्घोषक महोदय, महाविद्यालय के सचिव श्री केशव जी, सामने बैठे हुए आदरणीय मिश्र जी के स्वजन परिजन, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी कर्मचारी, क्षेत्र के विद्वान लोग, विवाद यहाँ पर उपस्थित हैं, भाइयों बहनों, मीडिया के साथी। संस्थापक दिवस अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण दिवस होता है और आज उस दिवस को मनाने के लिए, उत्साहपूर्वक मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तब जाकर के कोई बात हो सकती है। ये काम शासन कर चुका है। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि प्रश्न कई बार मैंने बहुत लोगों से किया कि कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहता है तो उसको सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार की तरफ से क्लियरेंस विश्वविद्यालय के पास क्यों नहीं है? सारी एकेडमिक बॉडी विश्वविद्यालय के पास है, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी है, एकेडमिक काउंसिल भी है, जो कोर्स को बनाता है, फैकल्टी मेंबर्स से मिल करके बनाते हैं। उसके बाद सिंडिकेट है विश्वविद्यालय का, सीनेट है विश्वविद्यालय का, इतनी सारी बॉडीज हैं जिन सारी बॉडीज में सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। उस कागज को, उस कोर्स को खोलने के लिए परमिशन की जरूरत वहां भेजने की क्या है? उसको फाइल में घुमाने की क्या है? ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एकेडमिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए।
जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय में आने के साथ ही मैंने 36 कोर्स का बना करके जो कोर्स आज जरूरी है जिनको पढ़ने के लिए यहाँ का विद्यार्थी बाहर जाए। मैं पूरे बिहार में नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे बिहार की GER 14% और पूरे देश की GER 28%, जिसे 2030 तक 50% करने का लक्ष्य। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो मतलब उसका सीधा ये है कि जो 12th पास होता है उसमें से कितना बच्चा डिग्री में प्रमोट करता है, डिग्री को पढ़ने के लिए जाता है। तो आज के रेशियो में बिहार में केवल 14 है। जितना इंटर पास करेगा उनमें से 100 में से केवल 14 बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा, ये चिंतन का विषय क्या होना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? जाहिर सी बात है कि जो कोर्स आज चल रहा है, आज जो कोर्स कॉमन कोर्स के अलावा कोर्स जो चल रहे हैं, जिन्हें प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, मार्केटेबल कोर्स कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स कहते हैं, ये जो कोर्स चल रहे हैं ये सारे कोर्सेज कुछ समय बाद लड़का के रुके हुए हैं। अगर आज मार्केट डिमांड इनकी कोर्सेज की है तो स्टार्ट भी आज ही होना चाहिए। पूरे देश में तो आज स्टार्ट हो रहा है और बिहार में 20 साल बाद आ रहा है। कहीं ना कहीं ये धोखा तो आनी चाहिए, ये बात आनी चाहिए कि जो कोर्सेज हैं उस लेवल में चले, उस स्पीड में चले, उस लैंग्वेज में चले, उस एक्यूरेसी के साथ चले कि जो काम हमें साल भर में करना हो साल भर। जैसे बिल्डिंग बनानी है या सड़क बनानी है, तो अगर उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, अगर वो टाइम रन उस पर हो जाएगा, ये कास्ट रन हो जाएगा। उसी कास्ट पे सामान मिल रहा है और टाइम बढ़ गया तो मजदूरी बढ़ेगी, बाकी चीज बढ़ेगी, डिले होगा, डीके होगा, तो उसकी कास्ट रन हो जाएगी। चाहे टाइम रन हो या सामानों के दाम बढ़े तो चाहे कास्ट रन हो सामानों के। तो जो आज बन के होना चाहिए था, मिल के होना चाहिए था, वो 20 साल बाद, तब तक उसका पूरा ढांचा पुराना हो गया, किसी लाइट में बचा। अब उस पुराने बचे हुए ढांचे टेक्नोलॉजी को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो 20 साल और आगे निकल जाएंगे, जिनसे हमें मुकाबला करना है। 20 साल बाद उन्होंने छोड़ी, हमने लिया, और अगले 20 साल बाद जहाँ फिर उन्हें ढूंढना चाहेंगे तो 20 साल आगे निकलेंगे, फिर हम पीछे रह गए। सवाल ये खाली है कि प्रतियोगिता में हमें खड़ा रहना है, चलना है, टिकना है, गेन करना, पहचान देना। तो थोड़ी सी याद इस बात की होनी चाहिए कि क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा आपके पास है। कहीं से भी आप तुलना कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको पहली बार करना है। कोई विश्वविद्यालय कोई देश ना कर रहा हो, कोई प्रदेश ना कर रहा हो, तो उसको समझ करके करना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूँ जितना मुझे कहना था थोड़े से और ये जान करके ये चर्चा आपसे इस मूर्ति का जो ध्येय है वो किस इस मूर्ति का जो ध्येय आज लगाने का श्रद्धा समर्पित करने का है, वो उसका जो दिशा दशा है वो किस तरह होनी चाहिए, इसकी जो विजन होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए। और ऊंचाइयों को आप जो दे रहे हैं, विद्यालय जो दे रहा है, जो कुछ चाहिए वही दे रहा है। कोई ऐसा विद्यालय आपको नहीं मिलेगा जो बहुत कि जो आपको आतंक की ट्रेनिंग दे, जो आपको खराब बनने की ट्रेनिंग दे, जो आपको गलत रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग दे। एक विद्यालय ऐसा नहीं, न बनाया जा सकता न ऐसा होगा। तो विद्यालय का अर्थ ही होता है। तो चुपके से आप एक ट्रेनिंग ले आइए और दूसरी बात चल रहा हो ले आइए, किसी दोस्त यार के साथ कराइए, वो अलग बात। लेकिन इसको देने का तो जो देना है वो इन्हीं बातों पर, जब इंडिकेटर पूरा विश्व मान रहा है कि शिक्षा से बड़ा कोई अमीरी का दूसरा इंडिकेटर नहीं हो सकता, और शिक्षा देने का काम नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाला भी काम होना चाहिए। उसमें गैस आ जाए, जिससे इतनी गैस आ जाए कि यहाँ का व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर हो गया। बहुत बहुत अभिनंदन महाविद्यालय प्रशासन का, सभी का, आप सभी लोगों का, इतने सुंदर मंच का, एक मौका मुझे मिला आपके साथ जुड़ने का, आने का।
ये टाइम हमने ही थोड़ा चेंज कराया था, क्योंकि 12 बजे का चला था आपका पहले था। तो ये समझ रहे थे कि 12 बजे चलेंगे तो 11 बजे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 2.5 घंटे ऑफिस कर लिया जाए, फिर आपकी यात्रा करूँगा लौट के नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब श्री नंदन बाबू के निसम पुण्यतिथि છે પણ हम श्रद्धा सुमन अर्पित કરી છે। संगे आदरणीय काशी बाबू के प्रति आभार व्यक्त કરી છે कि आए हमरा अत बजेला और ई पुनीत कार्य में हम सहभागिता अपन सुनिश्चित कर सकी, अपने अवसर दिलों। आदरणीय काशी बाबू के हृदय से आभार। श्री नंदन बाबू के संगे हमार तो स्मृति नहीं है, लेकिन पूज्य पिताजी सब बाबूजी सब बहुत कुछ सुनने छे। तो एहन तो जरूर है कि लागे कि एहन नहीं छे कि हम उनका नहीं जाने छे। और लगभग 22 वर्ष के हमारे सार्वजनिक जीवन भेल है। बहुत चर्चा समाज में प्रत्येक गांव में उनके बारे में सुनने छी। पुनः हृदय से अपन श्रद्धांजलि अर्पित करी छी। मंच पर उपस्थित मिथिला विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति श्री एस पी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारा अभिभावक गार्जियन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कृपानाथ पाठक जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय दिलीप चौधरी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय विनोद सिंह जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब मुश्ताक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय हीराकांत जी, सुरेश पासवान जी, हमारे सामने बैसल झंझारपुर प्रखंड के प्रमुख गौड़ी देवी जी, नरवाड़ के सम्मानित मुखिया श्रीमती पूजा मिश्र जी, रैयाम पूर्वी के सम्मानित मुखिया भगवान जी ठाकुर, तो उपस्थित और मंच के बहुत कुशलता पूर्वक संचालन करे प्रोफेसर ईशनाथ जी, विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य श्री चंद्रशेखर झा जी, एवं उपस्थित तमाम सज्जन वृंद, देवियों एवं सज्जनों, छात्र मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित है। बहुत देर से बैसल रही, लागत रहे की बाजी और हमेशा से आदत रही है कि हमेशा हृदय से बाजी। तो बहुत देर से सोचते रही और एक आकार मन में रहे कि बाजब, लेकिन वीसी साहब जे हमरा कहीं करे, वीसी साहब सब कहीं रखे। तो एक तो अध्यक्षीय भाषण और बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। अंतिम वक्ता के समय दिक्कत हो कि कहे लेकिन शेष नहीं रह जाए। और हम आदरणीय काशी बाबू के देखलिए नते भावुक हो गए रहे, तो स्वाभाविक है। एक समाज के निर्माण में जो व्यक्ति अपन कार्य करे हो और एक पुत्र आए उनकर कृत में और उनकर प्रतिमा के अनावरण के अवसर सही माने में हम काशी बाबू के भावना हम बुझ सके छी और उनकर भावना के हम सम्मान करे छी, हम आदर करे छी। बहुत लंबा बाजे की आदत नहीं, बहुत संक्षेप में कहो। अपन क्षेत्र में छी, अपन विधानसभा में छी, अपन घर में छी, बहुत बेर अपने सबसे भेंट करे के अवसर भेटल है, बहुत बेर अपने सब सुने छी और बहुत हमारे एहन गार्जियन तक बैसल छै जे हमर राजनीतिक शुरुआत जे भेल रहे तो एक तरह से कैसे बीची के हमर उंगली पकड़ का प्रवेश करने रहे। तो सब होते अभिभावक के समक्ष ना मंच पर ठाड़ भाव को बाजना ही आसान नहीं है। बहुत अंतर बैसल में एक मन एक अपन अनुभव से हम कह रहे छे। वीसी साहब सबसे विशेष क्या होता है, पुराने जनरेशन में जो हमसे पहले की पीढ़ी थी और हम लोग की जनरेशन या बाद वाली जनरेशन में मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव है और आज ही नहीं आया, बहुत लंबे से प्रस्ताव है। पूरे जिले में कहीं उसको 5 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी, केंद्रीय विद्यालय मधुबनी जिला में स्थापित हो सका। पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी में क्या अंतर है? आदरणीय श्री नंदन बाबू को सेकंड नहीं लगा होगा अपनी कीमती जमीन देने। आज कोई 1 कट्ठा जमीन देने को तैयार नहीं होता सामाजिक कार्य। बहुत सारे गृह निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होना है, लेकिन वहां भूमि नहीं मिल रही है, कोई भूदाता नहीं है, कोई जमीन देना नहीं चाहते हैं। सरकार चाह रही है लेकिन कोई जमीन देंगे तभी वो बनेगा। ये मुझको लगता है कि पहले की पीढ़ी और आज की जनरेशन में ये जमीन आसमान का अंतर हो गया है
कि पहले की पीढ़ी की प्राथमिकता समाज पहले होता था, आज की पीढ़ी के लिए प्राथमिकता मैं पहले हो गया है, इस सब से होता है। और मुझको लगता है कि अगर आज बहुत अच्छा सुरेश जी ने जो कहा मन की बात, हम भी मानते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, हम जिस विद्यालय से पढ़े हैं, हमारे जितने गुरुजन थे उनकी कृपा रही है, उनके सानिध्य में ही और उनसे सीख के ही आज हम यहाँ पर आए हैं। हम सुरेश जी की भावना समझ सकते हैं और सुरेश जी जैसे बहुत सारे उदाहरण ना सिर्फ झंझारपुर में बल्कि कोने कोने में आपको मिल सकते हैं। हाँ, बहुत ही सही है कि बहुत लोग इस बात को सामने रखेंगे, कुछ नहीं भी रखेंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि आदरणीय श्री नंदन बाबू और सुरेश जी की बातों को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, मैं ये सोच रहा था। तो एक बहुत ही एक अच्छा प्रसंग मेरे मन मस्तिष्क में आया कि एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक निर्माण कार्य होते हुए देखा। तो जब उस निर्माण कार्य हो रहा था तो वहां वो रुके और उन्होंने पूछा जो लोग उसका निर्माण कर रहे थे कि ये क्या बना रहे, तो कहा कि हम ईंट जोड़ रहे हैं। फिर वो व्यक्ति आगे जाते हैं, वहां फिर कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, उन्होंने पुनः पूछा कि ये क्या बना रहे, तो उस व्यक्ति ने जब पूछा तो वहां पे जो लोग कार्य कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम कमरा बना रहे। फिर जब वो आगे गए हैं और संभवतः शायद इस गांव में आए होंगे या नरवाड़ में आए होंगे या कहीं आए होंगे, तो उन्होंने जब पूछा कि ये क्या बना रहे हो, तो वहां के लोगों ने कहा कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तीनों जगह विद्यालय बन रहा था, तीनों जगह विद्यालय बन रहा था, लेकिन सोच में क्या अंतर है वो दिखता है और सही में भविष्य का निर्माण है, जिसका एक उदाहरण सुरेश जी के रूप में इस मंच पर हमारे साथ बैठे हुए। और कहीं ना कहीं लेकिन ये दोनों तरफ से बीसी साहब ने जो कहा, मैं खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा में गहरी रुचि भी है मेरी, मैं भी मानता हूँ और मैं खुले मन से इस बात को कहता हूँ और जब भी अवसर मिलेगा मैं बोलूंगा। आज अगर इस विद्यालय, मुझे लगा कि आज आवश्यकता है और समय के हिसाब से हम अपने बच्चों को अगर तैयार नहीं करते हैं, जब वो घर में रहते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, सुरक्षित वातावरण में रहते हैं, लेकिन फिर कल हो के अचानक उनको बाहर जाना पड़ता है और ऐसे निष्ठुर समाज में कम्पीट करना पड़ता है उनके अपने सर्वाइवल के लिए, कि अगर हम अपने बच्चों को वैसे तैयार नहीं करेंगे, अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूंगा, जहां बच्चों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। आज आवश्यकता है समय के हिसाब से, ऋषि साहब आपने कहा, मैं पुनः उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बिना रिपीट किए हुए भी नहीं रह सकता कि आज अगर श्री नंद किशोर मिश्र महाविद्यालय अगर चाहेगा कि हम अपने हिसाब से समय के अनुरूप कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ कराएं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में पिलर टू पोस्ट, ये दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, शायद जब इनको स्वीकृति मिलेगी आपके विश्वविद्यालय की औपचारिकता करते करते, राज्य सरकार की औपचारिकता करते करते, तब तक अन्य क्षेत्रों में उसका सिलेबस बदल चुका होगा। और हम भी मानते हैं कि आप समय के अनुसार अगर हम बना रहे हैं तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे इस कॉलेज में अगर हम लोग प्रयास करें तो ठीक है, बीबीए की पढ़ाई हम शुरू करते हैं, लेकिन जब तक हम बीबीए की पाठ्यक्रम को यहाँ स्वीकृत कराएंगे, दिल्ली के बीबीए के बच्चे या मुंबई के बीबीए के बच्चे का पाठ्यक्रम सिलेबस बदल चुका होगा, तो हमारे बच्चे तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। और ये कोई नहीं समझ पा रहा है। मुझको भी, मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि अगर विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय पर हमको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय अगर महाविद्यालयों का कस्टोडियन है उसको आप फ्रीडम दीजिए। अगर पोस्ट सैंक्शन करना है, टीचर की नियुक्ति करनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, नए पाठ्यक्रम शुरू करने हैं, तो राज्य सरकार में कोई वहां कार्यालय में बैठा हुआ पदाधिकारी आज इतनी दूर भैरव स्थान के विद्यालय के बारे में वो व्यक्ति क्या सोच सकता है। और सही मायने में अगर मानिए, मेरा अनुभव बहुत कम रहा है कि सुदूर क्षेत्र में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हमने इतना समय कॉलेज में देते हुए देखा। आज इस समय में हम अभी 3 और 2 फरवरी को पूज्य ललित बाबू की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में थे और बहुत विस्तार से वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब से चर्चा हो रही थी। हम लोग इसी बात पर बात भी कर रहे थे कि समय के अनुरूप अगर हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, आज नई शिक्षा नीति बनी है, वीसी साहब ने बहुत ही संक्षेप में बताया, मैं उसके बारे में भी बताना चाह रहा था। तो हमारा ये विद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप कब तैयार होगा? हम 1986 में आया, फिर 2020 में आया। जब तक ये महाविद्यालय मेरा तैयार होगा, शायद अगली नई शिक्षा नीति आने का समय आ चुका होगा।
तो आज का जो समय है ना, आज तो क्विक डिसीजन चाहिए, कोई इंतजार नहीं करता। और क्या ये अच्छा लगता है कि आज हमारे यहाँ के ज्यादातर देखिए दोनों तरफ से संबंध है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, अभिभावक है। ये भी देखिए हमारे बच्चे आते हैं क्या पढ़ने, नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, उनसे पूछेगा उनकी अलग थ्योरी होगी, हमारे विद्यालय के शिक्षकों से पूछेगी कि उनकी एक अलग थ्योरी होगी, लेकिन अंत में नुकसान किसका है? नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। क्योंकि जब वो जाएंगे और आगे जब उनको फिर वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनको आगे रोजगार के लिए संघर्ष करना है, और ये कहने की बात नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे बेहतर होगा वही सरवाइव करेगा, वही रहेगा। तो आज अगर हम अपने बच्चों को ढंग से तैयार नहीं कर पाते हैं तो कौन करेगा? बहुत बार मेरी आलोचना होती है जब कहीं अंग्रेजी की बात करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी के लिए कहते हैं कि सीखो या तैयार करो, बहुत जगह मेरी आलोचना भी होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए अब हम चीन और फ्रांस और जर्मनी नहीं बन सकते। आज ये वास्तविकता है, अंग्रेजी को स्वीकार करना पड़ेगा हमारे सभी बच्चों में। हम बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड में रहे हैं, हमारे बच्चे इतने मेधावी हैं, इतनी प्रतिभा है उनमें, गड़बड़ कहाँ हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन, अपनी बातों को वो रख नहीं पाते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं। तो आज समय है कि हम इस महाविद्यालय में हम बच्चों को उस ढंग से भी तैयार करें। मैंने भी देखा है जब हम बच्चों के लिए वो पाठ्यक्रम शुरू करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का, बच्चे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? झिझक होता है कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी शायद बहुत लोग बैठे हुए लगेगा क्या फिर वही अंग्रेजी कर रहा है, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं आपको आईना बता रहा हूँ। अपने बच्चों को जब जाना पड़ेगा तो ये माहौल नहीं मिलेगा, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और आज अगर हम बहुत ही प्रसन्नता है कि ठीक है, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथिली के पढ़ाई होके चाहिए, पाठ्यक्रम में हेबाक चाहिए। अब नव शिक्षा नीति में सबके प्रावधान है। अब वहां के कई कर आंदोलन करे के बात नहीं है, स्थानीय भाषा में हमारे सबके क्षेत्र में मैथिली में हेते, कतो मगही में हेते, कतो भोजपुरी में हेते, हर एक भाषा में सरकार के तरफ से तय हो गेल छै कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे पढ़वे के जे माध्यम होय छै वो स्थानीय भाषा में हेते, मैथिली में हेते। हां, ओकरो में करियो, वो आवश्यक है, लेकिन संगे हम माने छी कि ओकरो वहां तैयार करियो बच्चा के कि आगू आवे वाला समय में वो ढंग से एक कॉम्पिटिटिव माहौल में अपन आपके तैयार कर सके, यो आवश्यक है। आई सबसे पहली बात, जैसे शिक्षा नीति में बहुत गोटे बीच में ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ देते थे, अब है कि नहीं, अगर आप प्रथम वर्ष भी पास कर लेते हैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल आप एक कर लीजिएगा तो एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कीजिएगा तो डिग्री मिलेगा, 4था साल कीजिएगा तो डिग्री के साथ रिसर्च की आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो अब है कि एजुकेशन फॉर ऑल, जब हम सबके लिए शिक्षा की बात करते हैं तो साथ ही हम ये भी बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अब बहुत हमको ये भी साथ ही बात करनी चाहिए, आज विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, कितने शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पा रही, हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं, पीढ़ी की पीढ़ी निकल रही है, लेकिन उनमें, और हम बहुत बार ये कहते हैं कि इसलिए हमको आमिर खान जी की जो 3 इडियट सिनेमा आई थी, इसी साहब मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा था उस फिल्म में बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग था, और जब हम ये बच्चों को कहते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि कामयाब नहीं काबिल बनिए, और अगर आप काबिल बनते हैं तो कामयाबी झक के आपके कदम को चूमेगी, और ये वास्तविकता है। हम ज्ञान अर्जन करने में समय नहीं देते, मेरा नंबर बढ़ जाए, हम पास कर जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब 4 आदमी के साथ आपको साक्षात्कार करने के लिए बैठा दीजिएगा तो वो बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा। तो आप भी अभिभावक हैं, अपने बच्चों को ढंग से तैयार कीजिए, नंबर मायने नहीं रखता है। आज अगर हम यहाँ हैं या सुरेश जी यहाँ हैं या रजिस्ट्रार साहब हैं, कोई इनसे पूछता है कि 10th में आपको कितना नंबर आया, 12वीं में कितना नंबर आया, ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया, आप क्या प्राप्त करते हैं, क्या हासिल करते हैं जीवन में, वो मायने रखता है। और सही मायने में अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये हमसे और आपसे कमी होती है। आप बहुत सारे यहाँ अभिभावक यहाँ बैसल छी, कोई ढंग से तय हम कह रहे छी कि आवश्यकता है, समय के हिसाब से अपने में परिवर्तन आवश्यक है, और साथ ही सरकार के जैसे स्कीम छे, योजना चले छे, उसका लाभ हमको लेना है। हम तो वीसी साहब और रिसार्ड साहब को बोले भी कि आप अभी 25 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इन विषयों को रखेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि उच्च शिक्षा की स्थिति अपने राज्य में नहीं अच्छी, और ये कहने में हमको संकोच नहीं है।
हमको लगता है जब हमारे बच्चे जॉब की जब हम बात करते हैं, आज क्यों नहीं है जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? अगर ये महाविद्यालय चाहता है तो 1 महीने में परमिशन मिलनी चाहिए। उस हिसाब से ये टीचर नियुक्त करें, स्टाफ नियुक्त करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और बच्चों को तैयार करें कि हमारे बच्चे भी चाहे क्यों कोई पटना दिल्ली जाएगा बीबीए पढ़ने के लिए और कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए, यही भैरव स्थान में शिवनंदन नंद किशोर महाविद्यालय में वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है कि उसको आगे जाना पड़े। ये सोच अगर हम और आप नहीं बदलेंगे, और मैं तो मानता हूँ कि मिथिला विश्वविद्यालय आज अपने 50वें वर्ष को मना रहा है अपनी स्थापना को। वीसी साहब को हमने आग्रह भी किया कि ऐतिहासिक वर्ष है कि जब आप मिथिला विश्वविद्यालय 50 वर्ष पूरा कर रहा है। 100 के आसपास आपसे कॉलेज ऐसे हैं जो संबंध रखते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। सब लोग मिलके कहीं ना कहीं एक हम लोग प्रयास करें, और मिथिला तो ज्ञान की भूमि है। हम देखते हैं विश्व के किसी कोने में ले लीजिए, किसी भी दुनिया में जितने भी देश होंगे, अगर आपको मिथिला का व्यक्ति वहां अच्छा करता हुआ नाम मिले तो जो कहा जाए। जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ना हमारा, जो ब्रेन हमारा है, उनको अवसर नहीं मिला तो आज कहीं ना कहीं वो बाहर है। लेकिन आज मिथिला का नाम वहां भी रोशन कर रहे हैं, और सब लोग चाहता है कि हम वापस आके कंट्रीब्यूट करें अपने सोसाइटी को, कि हम अपने सोसाइटी को हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो बहुत ज्यादा नहीं कहना, आप सब तो यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ओर से कॉलेज के जो यात्रा रहल है और हमार कोनो योगदान नहीं है, लेकिन आदरणीय काशी बाबू के जरूर कहब, क्षेत्र के विधायक जी अगर कॉलेज के विकास में अगर हम किछ कह सकी तो हमरा कहीं में संकोच नहीं कल देते। एक विधायक के रूप में जे हमरा लग उपलब्ध है महाविद्यालय के जो आवश्यकता है ओकरा हम पूर्ण करब, या कोनो प्रस्ताव अपने के सरकार पर लंबित है ओकरा आगू बढ़वे में हम प्रयास करब। और अभिभावक तो पुनः एक बात हम कहब और अपन वाणी का हम विराम दे कि बहुत बार होता है जब अपने बच्चों को क्लास में, अगर नहीं मालूम यहाँ कोई विद्यार्थी है या नहीं है जो मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, हम बच्चों में, हम भी कभी विद्यार्थी रहे हैं, कक्षा में प्रश्न पूछने में हम लोग को झिझक होती है। लगता है कि अरे कोई देखेगा, वो सोचेगा इसको तो आता ही नहीं सवाल पूछ रहा है। लेकिन उस 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वो कक्षा में हमारे टीचर, हमारे शिक्षक या हमारे सहपाठी जो भी सोचे उनको सोचने दीजिए। लेकिन उस क्षण जो आप सवाल नहीं पूछते हैं तो जीवन भर जो आप उस ज्ञान को अर्जित कर सकते थे उस ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे। अपने बच्चों को उत्साहित कीजिए कि जब वो विद्यालय में जाए, कक्षा में जाए, तो अपने शिक्षक से प्रश्न जितना पूछ सकते हैं वो प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने में वो कभी झिझक नहीं करे। और बहुत सारी हमारी यहाँ बहनें भी बैठी हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे, देखिए समय हम लोग महिला बच्चियों के लिए सब लोग जागरूक हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, बेटी नाम कमाए, बेटी आगे बढ़े। मैं इस बात को मानता हूं और प्रमुखता से इस बात को कहता हूं कि अगर समाज में हम जब अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जब शाम में बेटी घर जाती है, सब घर से बाहर जाती है, हम लोग सब लोग पूछते हैं क्या करते जा रही थी, कब आओगी, कहाँ जा रही, लेकिन हम अपने बेटों से नहीं पूछते हैं। और समय है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने बेटों से भी जरूर पूछिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करके आए हो। अगर समाज में परिवर्तन आने चाहे थी और अगर अपन बेटी के सुरक्षित रखे चाहे थी तो हमारा यहाँ के दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। पुनः हम आदरणीय श्री नंदन बाबू के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी और आदरणीय काशी बाबू के, सुजीत जी के और संपूर्ण परिवार के प्रति धन्यवाद दे छी कि अहाँ हमरा अतः बजेलो और हमरो एक गौरव के एक अवसर भेटल है कि आइ आदरणीय श्री नंदन बाबू के प्रतिमा के अनावरण में आइ हम सम्मिलित छी। और वीसी साहब और वीसी साहब आपको हम जानते हैं, आपको आपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपने बहुत ख्याति प्राप्त की और जब आप मिथिला विश्वविद्यालय की वीसी बने बहुत हमें उम्मीद है आपसे और मुझको जरूर लगता है कि जो आपकी सोच है और रजिस्ट्रार साहब तो मुझको लगता है कि शायद आपकी डिक्शनरी में वो है ही नहीं। कोई भी प्रॉब्लम समस्या कहते हैं यू ऑलवेज फाइंड अ वे आउट, इसका रास्ता क्या हो सकता है, कैसे निकाला जा सकता है और समस्या को। और मुझको लगता है कि शायद ये अपने विश्वविद्यालय का आदरणीय दिलीप जी है यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, उनको बहुत अनुभव होगा, लेकिन मेरा विश्वविद्यालय से जुड़ाव का बहुत लंबा अनुभव नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फॉर्चुनेटली ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी टीम मिली हुई है और बहुत अच्छे नेतृत्व में आज हमारा विश्वविद्यालय है
और आज सही अवसर है। और ये जब हम अपने विश्वविद्यालय के स्थापना के 50वें वर्ष में भी है, इस समय को हम लोग सब लोग उपयोग करें और कैसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आगे बढ़े। और हमारा ये सिर्फ यही महाविद्यालय नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, कैसे हम सब आगे बढ़े। क्योंकि सबसे बड़ा देखिए, चाहे आप एक जैसे फिर पुनः कहूंगा, सुरेश जी जैसे कितने उदाहरण जहां लोग को दूर में शिक्षा मिल रही है, विश्वविद्यालय की भी जवाबदेही बनती है कि ऐसे महाविद्यालयों को आगे बढ़ाए। पुनः अपने सबके प्रति आभार व्यक्त करे छी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सबके बीच में छी और आदरणीय कृपानाथ पाठक जी एक बात कहला, गार्जियन छे, पिता तुल्य छे, उनका कोनो वाणी के उत्तर दे के हमर संस्कार में जवाब नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहब, आगू हमर की है कि हम नहीं सोच रहल छी, लेकिन झंझारपुर के प्रत्येक मतदाता जो 42,000 से जीते लगे, वो कर्ज हम अदा कर दी। यह आशीर्वाद अपने सबसे